नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, यह अधिक समय तक पानी के भीतर संचालित की जा सकती हैं क्योंकि उन्हें बारंबार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि इन पनडुब्बियों को बार बार पानी के सतह पर आने की आवश्यकता कम पड़ती है। और अगर हम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की बात करें तो उन्हें एक निश्चित समय के बाद पानी की सतह पर आना पड़ता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इनका पता लगाना कठिन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं वह कम नॉइस पैदा करती हैं और इसीलिए उनका पता लगाना कठिन होता है। जबकि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में नॉइस का जो लेवल है वो काफी ज्यादा होता है और इसीलिए आसानी से इनका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह उत्सर्जन में योगदान नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के द्वारा भी उत्सर्जन में योगदान किया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट है, उन्हें समुद्र में ही डंप किया जाता है। तो यहाँ पर यह कहना कि ये उत्सर्जन में योगदान नहीं करती, ये गलत बात है और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, उनके पास प्रथम परमाणु हमले से बचने की अधिक क्षमता होती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर अगर हमला किया जाता है और यहाँ पर अगर उस दूसरे देश के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं तो यहाँ पर हमला करने वाले देश को उसकी कम जानकारी होती है क्योंकि यहाँ पर इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए उनके पास प्रथम परमाणु हमले से बचने की क्षमता होती है क्योंकि हमला करने वाले देश को यही नहीं पता होता कि वो पनडुब्बी आखिर कहाँ स्थित है। और इसीलिए ये जो परमाणु पनडुब्बियां जिस देश के पास होती हैं उनके पास सेकेंड स्ट्राइक का कैपेबिलिटी होता है, यानी कि उनके ऊपर परमाणु हमला होने के बाद भी वह देश इन परमाणु पनडुब्बियों का यूज करके हमला करने वाले देश पर परमाणु हमला कर सकता है, जिसे हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा कथन भी बिल्कुल सही है और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। इसके एक्सप्लेन सीरीज में इस पर चर्चा किया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है किस तरीके से यूके और यूएस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी दिया जा रहा है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेस्पिरेटरी सिकाइटल वायरस यानी कि आरएसवी मनुष्यों में मुख्य रूप से किस कार्य को प्रभावित करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है आरएसवी का यानी कि रेस्पिरेटरी सिकाइटल वायरस का और यह वायरस मुख्य रूप से फेफड़ों और श्वसन पथ को संक्रमित करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यह वायरस मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया को बाधित करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वसन। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है 6 जनरल डेड 100 इन हॉस्पिटल इन बंगाल। और इसी न्यूज में आरएसवी वायरस को लेकर के चर्चा किया गया है जिसके आधार पर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में समाचारों में देखे गए बैड बैंक शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, धन शोधन और धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बैंक। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यह बैड बैंक का डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है उसमें कहा जा रहा है, अपने जमाकर्ताओं का सम्मान करने में असमर्थ एक बैंक। तो ये भी बैड बैंक का कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर जो तीसरा कथन उसमें कहा गया है, बैंकिंग प्रणाली में गैर निष्पादित अस्थियों यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अधिग्रहण और समाधान करने वाला एक बैंक। और ये जो कथन है वह सही तरीके से बैड बैंक को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बैड बैंक वो बैंक होने जा रही हैं जो कि बैंकों की जो एनपीए हैं उनका अधिग्रहण करेंगी
और अधिग्रहण करके उनका समाधान करेंगे। यानी कि जो भी एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनको ये अधिग्रहण करके उनका यूज करेंगी और इससे उन बैंकों को भी फायदा होगा जिनका ये एनपीए था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बैड बैंक से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि वो बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए बैड बैंक की स्थापना करने जा रहा है। आप सभी को पता होगा इस तरह का एक कंपनी पहले से ही भारत में है जिसे हम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अभी सरकार ने घोषणा किया है कि सरकार के द्वारा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी बनाया जाएगा जो कि बैंकों के जो एनपीए है उनको अधिग्रहण कर उनका समाधान ढूंढेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर चर्चा हो रहा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाला जाता है उसे वर्ल्ड बैंक डिसकंटिन्यू करने वाला है। और यहां से यह बात साफ हो जाता है कि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से गलत है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, डेटा अनियमितताओं और नैतिक चिंताओं के कारण हाल ही में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी अभी देखा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि वह अब से डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है उसको डिसकंटिन्यू करने वाला है। यानी कि वो आगे चल करके इस रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं करेगा। और यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि वह अब एक नए रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। यहां पर उनके द्वारा यह कहा गया है कि डेटा अनियमितताओं के कारण और नैतिक चिंताओं के कारण उन्होंने इसका प्रकाशन बंद कर दिया है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा कथन ही सही है। तो इससे जुड़े हुए न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर तितलियों की संख्या कम हो जाए तो आप सभी जानते हैं कि इनके द्वारा परागण का कार्य किया जाता है और अगर इनकी संख्या कम होगी तो इसका प्रभाव पौधों के परागण पर भी प्रतिकूल रूप से पड़ेगा। यानी कि यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वह कुछ पौधों में बढ़ सकता है। तो यहाँ पर तितलियों का कोई भी लेना देना फंगल इन्फेक्शन से नहीं है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इससे ततैया, मकड़ियों और पक्षी की कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि पक्षियों के द्वारा, मकड़ियों के द्वारा, ततैया के द्वारा तितलियों को खाया जाता है और अगर इनकी संख्या कम होगी तो इन प्रजातियों पर भी इसका असर पड़ेगा, उनकी आबादी में यहाँ पर गिरावट आ सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ई श्रम पोर्टल को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था देश भर में असंगठित कामगारों का पंजीकरण करना। इस पोर्टल से देश में असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगा और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इस पोर्टल को शुरू किया गया था। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि भारत में करोड़ों ऐसे कामगार हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन चूंकि सरकार के पास इनका कोई डेटा नहीं होता था और इसीलिए इन लोगों तक सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं
वह भी नहीं पहुंच पाती थी। और यहाँ पर अगर सरकार के पास इनका डेटा होगा तो सरकार आसानी से इन कामगारों तक इन योजनाओं को पहुंचा सकती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इस पोर्टल का शुरुआत किया गया और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 38 करोड़ से ज्यादा कामगार इस पोर्टल पे अपना पंजीकरण करा पाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि इस पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है, यानी कि कामगार को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ 9 सितंबर को भी एक न्यूज आया था जिसमें कहा गया था कि ई पोर्टल के शुरू होने के बाद से अभी तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने इस पर अपना पंजीकरण कराया है और भारत सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और तेजी से कराया जाए और इसके लिए उन्होंने सभी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से सहयोग मांगा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जुड़े न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।